everyone, welcome to AEC Plus powered by Advanced Engineering Classes. So dear students, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मिडाइवल हिस्ट्री को लेकर के MCQs स्पेशली रिलेटेड टू मुगल एम्पायर। तो मुगल एम्पायर से संबंधित जो MCQ की सीरीज अपन ने 1 डिस्कस किया था, आज हम उसका पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। देखिए ये सीरीज आपके लिए एग्जाम में अगर हम डिस्कशन करते हैं तो उसके साथ साथ की जो चीज़ों को डिस्कस करते हैं वहाँ से कितनी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। शेर शाह इज कंसिडर्ड टू बी द फोर रनर ऑफ अकबर। फोर रनर का मतलब होता है अग्रिम, यानी जिससे पहले वो आता है उसका फोर रनर है। तो शेर शाह अकबर का फोर रनर क्यों कहा जाता है, यानी ऐसा उसने क्या किया कि बाद में वो है अकबर ने भी किया। तो एक ही कॉन्सेप्ट था, जैसे ही रूल्ड बिफोर अकबर, इसलिए तो नहीं कहा जाएगा। He trained Akbar in administration. No, he was one of the famous enemy of Akbar's father Humayun. हुमायूं का सेनापति, वो दुश्मन था। He supervised Akbar's administration. No, उसने अकबर के कोर्ट में कभी बात ही नहीं की है। अकबर का बर्थ 1542 में हुआ है और शेर शाह की डेथ 1545 में हो गई है। अकबर का बर्थ 1542 में हुआ है और शेर शाह की जो डेथ है वो 1545 में हो गई थी कलिंजर में। तो उन दोनों का टेन्यूअर, हिज एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज वर अडॉप्टेड बाय अकबर, ये बिल्कुल सही है। उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी थी वो अकबर ने बहुत सारी अडॉप्ट की। दोनों का टाइम पीरियड देख लेते हैं। शेर शाह सूरी के नाम से उसको जानते हैं। ये 1540 से लेकर के 1545 ये उसका टेन्यूअर है। अकबर का जो टेन्यूअर है वो 1556 टू 1605 ये अकबर का टेन्यूर है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों के टेन्यूर में बहुत डिफरेंस है और इसीलिए अब जो शेर शाह है वो कंटेम्प्रेरी की था अकबर के फादर हुमायूं का। हुमायूं का टेन्यूर है 1530 टू 1540, ये उसका टेन्यूर है। तो इसके कंटेम्प्रेरी है वो, इसलिए हम अकबर के फादर का अगर कोई एनिमी है, दुश्मन है, तो उसका दोस्त कैसे हो सकता है, इसलिए वो ये सारे काम नहीं करेगा। ये ठीक है, उसने अकबर के पहले शासन किया, इसमें नो डाउट। सही उत्तर होगा डी कि हिज एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज वर अडॉप्टेड बाय अकबर। अकबर ही नहीं, शेर शाह ने अपने इकोनॉमिक डिसीजन में एक करेंसी को लॉन्च किया था जिसको कहते थे रुपया, और आज भी इंडियन रुपीस यहीं से लिया गया है, रुपया। तो उसकी जो पॉलिसीज हैं वो ब्रिटिशर्स ने भी फॉलो की और आज भी हम उसकी करेंसी का जो नाम उसने दिया था उसको फॉलो करते हैं। शेर शाह ने एक ग्रांड ट्रक रोड भी बनवाया था जो ढाका को पेशावर से कनेक्ट करता था। उसको भी आज़ादी के बाद NH1 और NH2 में 2 हिस्सों में बांट दिया गया, जो इंडिया का एक बहुत बड़ा ग्रांड ट्रक रोड के नाम से जाना जाता है। और उसने मकबरे भी बनवाए, जैसे उसने खुद का मकबरा सासाराम बिहार में बनवाया। सासाराम बिहार में उसका खुद का मकबरा बना हुआ है। नेक्स्ट, who among the following Maratha chieftains helped the Sayyid brothers in dethroning the emperor Farrukhsiyar? ठीक है, यानी फर्रुखसियर को गद्दी से हटाने के लिए किसने उसकी मदद की, उसकी सैयद ब्रदर्स को। अब देखिएगा, औरंगजेब के मरने के बाद बहादुर शाह 1707 से 1712, और इसका एक टाइटल भी, अभी हम टाइटल भी लिखेंगे इनके, और एक था जहांदर शाह। जहादार शाह 1712 से 1713, और उसके बाद था फर्रुखसियार 1713 से 1719। इन तीनों को टाइटल मिला हुआ था। देखते हैं, इसको कहते थे बहादुर शाह को शाह बेखबर, शाह ए बेखबर, इसको शाह बेखबर कहा जाता था। जहांदार शाह की कहा जाएगा तो इसको लंपट
और फुलिश कहा जाता था, लंपट और मूर्ख। फर्रुख शेर की बात करेंगे तो इसको कहा जाता था घृणित, हेटेड, घृणित, कायर। फर्रुख शेर को सैयद ब्रदर्स ने गद्दी से हटाने के लिए एक मराठा सरदार की मदद ली थी, उसका नाम था बालाजी विश्वनाथ। तो बालाजी विश्वनाथ की हेल्प से फर्रुख शेर को गद्दी से हटाने में मदद ली थी किसने? सैयद ब्रदर्स ने, जो और मुगलों के दरबार में थे। तो सही आंसर क्या होगा इसका? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ ने उसकी सैयद ब्रदर्स की मदद की थी फर्रुख शेर को गद्दी से हटाने के लिए, यानी उसको डिथ्रोन करने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तुलसीदास कंपोज्ड हिज रामचरितमानस इन द रीजन ऑफ। किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस को लिखा? याद रखेंगे फ्रेंड्स कि रामचरितमानस मिडाइवल पीरियड में लिखा गया मोस्ट इफेक्टिव एंड मोस्ट अप्रिशिएबल लिटरेचर था, जो रामचरितमानस जिन्होंने लिखा है। देखिए रामचरितमानस को अकबर के शासनकाल में लिखा गया, क्योंकि अकबर का पीरियड और तुलसीदास का पीरियड ऑलमोस्ट सेम था। अब देखिए रामचरितमानस की बात करेंगे तो उसमें 2-3 बातें हम लोग और कर लेते हैं। जैसे एक बुक है रामचरितमानस, इसको कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है? अवधी लैंग्वेज में। एक और बुक है जिसका नाम है रामायण, इसको संस्कृत में लिखा गया है। एक है कंबन रामायण, कंबन रामायण, इसको तमिल में लिखा गया है। ठीक, अब इनकी लैंग्वेज लिख लेते हैं। रामचरितमानस अवधी भाषा में है, रामायण संस्कृत भाषा में है, और कंबन रामायण तमिल भाषा में। तो अवधी, संस्कृत और तमिल, इन 3 भाषाओं में इसको लिखा गया है। और जो रामचरितमानस है वो अवधी भाषा में लिखा गया है। अवधी भाषा में लिखे होने के कारण ही इसको सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली, क्योंकि ये लोकल भाषा में लिखी गई। तो भक्ति काल में जो तुलसीदास थे वो राम मार्गी शाखा के कवि थे, यानी वो राम, जो भक्ति मार्गी में 2 शाखाएं थी, राम मार्गी और कृष्ण मार्गी, उनमें से वो राम मार्गी के थे, इसलिए उन्होंने इसको रामचरितमानस को लिखा, अवधी भाषा में लिखा। चूंकि ये लोकल भाषा में तो इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि रामचरितमानस आज भी जानते हैं एक बहुत फेमस महाकाव्य है जो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया। गॉट इट? ठीक, नेक्स्ट। Who among the following Englishmen was well versed in Turkish language, received a mansab of 400 and the title of English Khan और फिरंगी खान? अंग्रेजों, मुगलों के दरबार में बहुत सारे फ्रांसीसियों और अन्य यूरोपियन, इटालियन और इंग्लैंड के लोगों का आना जाना हुआ। उनमें से एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसको मुगलों ने अपने दरबार में एक मनसब भी दिया था, 400 का मनसब भी दिया था, और उसे टाइटल भी दिया था इंग्लिश खान का। इनको इंग्लिश खान कहा गया या फिरंगी खान भी कहा गया, फिरंगी खान। और ये थे विलियम हॉकिंस। हॉकिंस को ये टाइटल दिया गया, इन्हें 400 का मनसब भी प्राप्त था। इसमें और भी बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे अंग्रेजों, फिंच जो व्यक्ति है ये अकबर के दरबार में आया और इसने अनारकली के बारे में बहुत कुछ लिखा है। जहांगीर और अनारकली के बारे में लिखा है। ही रॉट अबाउट जहांगीर एवं अनारकली। जहांगीर और अनारकली के बारे में इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। इसके अलावा इन्होंने लंदन की तुलना भी की है, किससे? फतेहपुर सीकरी से। फतेहपुर सीकरी से लंदन की तुलना भी की है। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बुलंद दरवाजा एट फतेहपुर सीकरी वाज बुल्ट बाय अकबर टू
कमेमोरेट हिज विक्ट्री ओवर विच ऑफ द प्रोविंस। अकबर जब गद्दी पर आया तो अकबर के कुछ प्रारंभिक सुधार थे जो मैंने कल भी आपको बताए थे, नेक्स्ट लेक्चर में भी आपको बताए थे। जैसे अकबर ने 1562 में दास प्रथा को अंत कर दिया था, दास प्रथा का अंत कर दिया। 1562 में अकबर ने हरम दल से मुक्ति ले ली, हरम दल से मुक्ति ले ली। 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया, तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर दी। 1564 में अकबर ने जजिया कर की समाप्ति कर दी, ठीक है। और 1575 में अकबर ने इबादत खाने की स्थापना कर दी। ये सारे फैक्ट अकबर के बारे में आपको याद होना चाहिए। 1578 में जो इबादत खाना है इसमें सभी धर्म को अलाउ कर दिया, सभी धर्मों को अनुमति। और 1579 में मजहर की घोषणा की, मजहर की घोषणा की। इसी दौरान अकबर 1564 के बाद 1572 में अकबर ने गुजरात पर आक्रमण किया, गुजरात। और जब अकबर ने गुजरात पर आक्रमण किया तो अथाह धन संपत्ति को जीता अकबर ने। वहां से अकबर ने जितना भी पैसा जीता गुजरात से, उस पैसे और अपनी सिंबोलिज्म को ग्रेट बनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया, जो कि फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद के अंदर जाने का दरवाजा है। इसमें अपन जाएंगे तो उसे कहते हैं बुलंद दरवाजा। तो 54 जो फीट का जो दरवाजा अकबर ने बनवाया है वो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया है, विक्ट्री ओवर गुजरात। ओवर गुजरात के ऊपर उसको बनवाया है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग एम्परर्स मे बी कॉल्ड एन एनलाइटेंड डेस्पॉट। इनमें से किसे प्रबुद्ध कहा गया है? प्रबुद्ध, जागृत, प्रबुद्ध या जागृत उसको कहा गया है। तो सबसे अधिक रिलीजियस डिसीजन लेने वाले, सबसे ज्यादा धार्मिक निर्णय लेने वाले व्यक्ति, और वो भी सॉफ्ट, उदार, कौन थे? अकबर, जिसका टेन्योर था 1556 से लेकर के 1605। इनको कहा जाता है एनलाइटेंड डेस्पॉट। ये मुगल काल के तीसरे बड़े राजा थे, मुगल वंश के, बाबर हुमायूं के बाद अकबर, जिन्होंने मुगल वंश को एक एनलाइटन दिया, स्ट्रेंथ दिया, और इन्होंने इतना ग्रेट एम्पायर बनाया मुगलों का, जिसमें लगभग 15 सूबों पर मुगलों का शासन था। तो मुगल इस मध्यकालीन भारत में सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक के रूप में पहचाने गए। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एम्परर वाज नोन एज आलमगीर? आलमगीर, देखिए 1526 से 1530 ये हैं बाबर, और 1530 से 1540 ये हैं हुमायूं। 1556 से 1605 ये हैं अकबर, और 1605 से 1627 ये हैं जहांगीर, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर, जिन्हें सलीम भी कहा जाता है। और 1627 टू 1658 ये हैं शाहजहां, और 1658 टू 1707 ये हैं
औरंगजेब। तो औरंगजेब ने जब 1658 में आगरा के किले में कू करके जब गद्दी प्राप्त की और उस समय उनके फादर शाहजहां का शासन था, तो उन्होंने एक टाइटल अडॉप्ट किया था जिसका नाम था आलमगीर। उनको आलमगीर कहा जाता था। ठीक है, तो आलमगीर के नाम से कौन फेमस थे? औरंगजेब। तो इसका आंसर क्या होगा? औरंगजेब। ठीक है, इसके नाम से ये फेमस थे। जहांगीर की अगर हम बात करेंगे तो जहांगीर को सलीम के नाम से जाना जाता था, शेखू के नाम से जाना जाता था। अकबर को जलालुद्दीन के नाम से जाना जाता था और शाहजहां को खुर्रम के नाम से जाना जाता था और इनको आलमगीर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर वाज गिवन द टाइटल ऑफ अमीर ए अकबर बाय हुमायूं? हुमायूं ने किसे अमीर ए अकबर का टाइटल दिया? तो ये दिया था खावंद मीर को। खावंद मीर को ये टाइटल दिया था अमीर ए अकबर, यानी उसके दरबार का सबसे योग्य जो व्यक्ति था, जिस पर हुमायूं बहुत विश्वास करता था, उसे हुमायूं ने अमीर ए अकबर का टाइटल प्रदान किया था। ठीक, और ये पंजाब पटियाला से संबंधित था। पटियाला में पैदा हुआ, पंजाब में पैदा हुआ था, पंजाब में। ठीक है, नेक्स्ट। हु इन्वेंटेड द टेक्निक ऑफ एक्सट्रैक्टिंग सेंट फ्रॉम रोज? नहीं, गुलाब की पत्तियों से इत्र बनाने की विधि किसने खोजी? गुलाब की पत्तियों से इत्र बनाने की विधि, मेथड को किसने डिस्कवर किया? अब देखिए, जहांगीर जो सलीम मुगल एम्परर था, उसका टेन्योर था 1605 टू 1627। ठीक, इसकी वाइफ, इसकी जो बीवी थी, एक थी मानबाई, मानबाई, और एक इसकी बीवी थी जिसका नाम था जगत गोसाई। जगत गोसाई। और एक इसकी बीवी थी जिसका नाम था मेहरून निशा। मेहरून निशा। और इसी मेहरून निशा को टाइटल मिला था नूरजहां। इसको नूरजहां का टाइटल मिला हुआ था। इस नूरजहां की फादर, इसके फादर थे गियास बेग। गियास बेग। इसकी मां अस्मत बेगम। अस्मत बेगम। इसका भाई, ब्रदर, आसफ खान। ठीक है, तो इसका जो फादर थे गियास बेग, इनको टाइटल मिला था एतमा उद्दौला। एतमा उद्दौला का इनको टाइटल मिला हुआ था। इसकी मां अस्मत बेगम ने ही गुलाब से इत्र बनाने की विधि को डिस्कवर किया था। अस्मत बेगम। मदर ऑफ नूरजहां। ठीक, इन्होंने बनाया था, ये नूरजहां की मां थी। और जो नूरजहां के भाई थे, जिनका नाम था आशफ खान, उनकी बेटी थी मुमताज महल। डॉटर ऑफ आशफ खान, जिसका असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम।
आजुमन बानो बेगम, ये उनका असली नाम था, इनके लिए ताजमहल बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट। इन मिडाइवल इंडिया मनसबदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर। मिडाइवल में जितने भी रेवेन्यू चेंजेस या दरबार में चेंजेस हुए उनमें सबसे बड़ा जो चर्चा में था उसका नाम था मनसबदारी, जिसे अकबर ने अपनाया और अकबर ने इसको बहुत एक्सटेंडली फॉलो किया। ये एक दरबार की एक हिरार्की होती थी कि किसको कौन सी पोस्ट देनी है और कौन किसके अंडर में काम करेगा, किसको कौन कौन सी फैसिलिटीज या एम्यूनिटीज दी जाएंगी दरबार की ओर से। तो ये अकबर के टाइम पे प्रारंभ किया गया एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें इन सारी चीजों को इंक्लूड कर लिया गया। इसमें था, इसे क्या कहते थे मनसबदारी को, तो मनसबदारी को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, इफेक्टिंग क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि मनसबदार अपने अपने एरिया में अपने अपने फैक्टर्स के अपने अपने डिपार्टमेंट के जिम्मेदार होते थे और उनको इन सारी चीजों को लेकर के चलना होता था। इसलिए उसको कहते थे कि हम लोग कि मनसबदारी में क्लीन और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं ताकि करप्शन को कम किया जा सके। नेम द हिंदू रूलर ऑफ 18th century who distinguished himself by performing अश्वमेध sacrifice twice। कौन से हिंदू राजा ने मिडाइवल पीरियड में 18th सेंचुरी में 2 बार अश्वमेध यज्ञ को परफॉर्म किया था, तो वो थे सवाई जयसिंह ऑफ आमेर। सवाई जयसिंह ऑफ आमेर इज द राइट आंसर, है ना। नेक्स्ट, अ मुगल बेगम हुज नेम वाज रिटन टू ऑल द मुगल फरमान्स एंड इनस्क्राइब्ड ऑन द कॉइन्स। तो जहांगीर के टाइम पर जो उसकी प्रिय पत्नी थी नूरजहां, नूरजहां का नाम ही सबसे पहले मुगल दरबार में सिक्कों पर प्राप्त होता है। और नूरजहां का एक्चुअल नाम क्या था, रियल नेम वाज मेहरू उन निशा, मेहरू निशा के नाम से उसको जानते थे, मेहरू निशा। ठीक है, नेक्स्ट, हु वाज कॉल्ड जिंदा पीर इन मुगल टाइम। मुगल एम्परर औरंगजेब 1658 to 1707 was called जिंदा पीर। वह इतना लिबरल और रिलीजियस था कि रॉयल ट्रेजरी से अपने खर्चे के लिए पैसे नहीं लेकर के वह कुरान के द्वारा बेच करके उसके पैसे कुछ कमाता था और उसी को वह यूज करता था। तो उसमें साधुओं जैसी प्रवृत्ति थी। ऐसा कहते हैं कि इस्लाम में पीर बनने के लिए लोगों को पूरी जिंदगी खपानी पड़ती है। वो ऐसा व्यक्ति था जो मतलब राजा के रूप में भी काम करता है और उसमें साधु सन्यासी के भी गुण हैं, इसलिए उसको जिंदा पीर कहा गया औरंगजेब को। ये औरंगजेब का टाइटल था। औरंगजेब ने ही इस्लाम में बड़े अपने शासन में बड़े चेंज किए। उसने दार उल हर्ब की पॉलिसी को दार उल इस्लाम में बदल दिया, यानी धर्मनिरपेक्ष देश को अब कट्टर इस्लाम के देश में बदलना चाहता था। और रोशन अख्तर वाज अनदर नेम ऑफ अहमद शाह मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह is also known as रंगीला एंड रोशन अख्तर, है ना। जहांदार शाह इज नोन एज लंपट, इसको लंपट के नाम से जानते थे, और इसको कहते हैं रंगीला और रोशन अख्तर दोनों ही नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, उपनिषद वर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। शाहजहां के जो 4 बेटे थे, जो शाहजहां हैं इसके 4 बेटे थे। पहला बेटा था जिसका नाम था दारा शिको, दूसरा बेटा था उसका नाम था सहसुजा, सहसुजा, और तीसरा बेटा था जिसका नाम था औरंगजेब, और एक और बेटा था उसका जिसका नाम था मुरीद बख्श। मुरीद बख्श। दारा शिको था वो बहुत सॉफ्ट और लिबरल था। उसने 52 उपनिषदों का ट्रांसलेट किया और उसको नाम दिया सिर ए अकबर। 52 उपनिषदों का इसने अनुवाद किया शाहजहां के बेटे ने। तो शाहजहां के शासन काल में हुआ
तो इसी के काल में सबसे ज्यादा उपनिषदों का ट्रांसलेट किया गया। नेक्स्ट, इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन मदद मास इंडिकेट्स। मदद मास क्या होता था? मुगल काल में जमीन को कई हिस्सों में बांटा गया था। एक थी खालसा, एक थी जागीर, एक थी मिल्क और एक थी मदद ए मास। मदद ए मास। तो मदद ए मास कौन सा होता था? रेवेन्यू फ्री एंड लैंड गिवन टू लर्नड पर्सन्स। जो लर्नड लोग थे उनको दी जाने वाली लैंड थी और वह उसको ऑलमोस्ट उसकी मदद करने के लिए योग्य लोगों को दरबार में दी जाती थी। ये जागीर नहीं होती थी, ना ही खालसा होती थी। द मराठा पावर रीच्ड इट्स जेनिथ ड्यूरिंग द पेशवाशिप ऑफ बाजीराव सेकंड के समय पर मराठा पेशवा अपने सबसे ज्यादा जेनिथ पर था। हालांकि मराठाओं में सबसे ज्यादा लड़ाकू पेशवा था, फाइटर पेशवा, वो किसे कहते थे? बाजीराव फर्स्ट को। ठीक है, और सबसे ज्यादा उसका जो इमरजेंस हुआ मराठा पावर का वो 1740 से लेकर 1760 तक हुआ। बाजीराव जो फर्स्ट है, तो बाजीराव फर्स्ट फाइटर था, इसने 1720 के 20 से लेकर 40 तक बड़ा महत्वपूर्ण काम किया और 40 के बाद मराठा पेशवा सेकंड बने। उसके बाद सेकंड के टाइम पे मराठा 1760 तक बहुत पावर में रहे। पानीपत के थर्ड युद्ध तक बहुत पावर में रहे मराठा। तो बालाजी सेकंड के समय तक। Who led the Maratha at the third battle of Panipat? देखिए, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट ऑन 14th of जनवरी 1761। तो उसमें दो ग्रुप थे। एक तरफ थे अहमद शाह अब्दाली, जो कि अफगान है, और एक तरफ है मराठा, और इनका लीडर अहमद शाह अब्दाली है। मराठों का लीडर है सदाशिव राव भाऊ। सदाशिव राव भाऊ मराठों का, जो इसने मराठा जो कॉन्फेडरेशन था उसको लीड किया था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। और जो सदाशिव राव भाऊ है, जो बाजीराव फर्स्ट के भाई का लड़का था, चिम्माजी का, चिम्माजी अप्पा, जो बाजीराव के भाई थे, उनका बेटा था सदाशिव राव भाऊ। तो ये था मराठों के बारे में। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वर जहांगीर पेंटर्स? जहांगीर के शासनकाल में कौन कौन से बड़े पेंटर थे? अबू इस्मत, ये हुमायूं के समय का पेंटर है, इसका जहांगीर से कोई लेना देना नहीं है। अबुल हसन, ये जहांगीर के समय का पेंटर है। और अकार रजा, ये भी जहांगीर के समय का पेंटर है। मीर सैयद अली, ये अकबर के समय के पेंटर हैं। तो इसमें दो ही पेंटर हैं जो उसके समय के हैं, 2 और 3। तो सही आंसर होगा 2 और 3। और जहांगीर के शासनकाल को पेंटिंग का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। गोल्डन पीरियड ऑफ पेंटिंग। ठीक है, चलिए, ये हमने डिस्कस किया है मुगल के पार्ट 2। इस सीरीज के जो अगले लेक्चर्स हैं उनको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। गुड डे, थैंक यू।